हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इनविजन ट्रूली कॉन्सेप्चुअल में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि अब हम लोग जो फोर्स वाली चैप्टर है सेलिना पब्लिकेशन से क्लास 10 ICSE बोर्ड के लिए, उस चैप्टर का दोस्तों हम लोगों ने पार्ट सी का लगभग पोर्शन हम लोगों ने कवर कर रखा है। आज हमारा लास्ट क्लास होगा फोर्स चैप्टर का, तो मैं आपको फोर्स चैप्टर में पार्ट सी का जो थोड़े से पार्ट्स एक बचे हुए हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मैं आपको वो पढ़ाऊंगा। ओके, तो ये करने के बाद दोस्तों आपका चैप्टर 1 बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुका है। आपको मैंने लाइन बाय लाइन भी पढ़ा रखा है, आपको मैंने सारे न्यूमेरिकल भी मैंने सॉल्व करवा रखे हैं। ओके, तो अच्छे से मेहनत करते रहिए। नेक्स्ट हम लोग केमिस्ट्री का एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। आप बुक ले लीजिए और पेंसिल पकड़ लीजिए, ठीक है, और मेरे साथ अंडरलाइन करते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि जब भी कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करती है तो उस सर्कुलर पाथ का सेंटर की तरफ से एक फोर्स लगता है। तो इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि कोई भी साइकिलिस्ट या फिर कोई बाइक अगर आप चला रहे हो तो सपोज किसी टर्निंग पर अगर आपको मूव करनी होती है तो आप ऑटोमेटिक थोड़ा सा आपका बॉडी टिल्ट हो जाता है। तो वो टिल्ट क्यों होता है, मैंने आपको बताया था कि वो जो सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ का जो सेंटर होगा उसके तरफ एक फोर्स लगती है, जिस फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सॉरी सेंट्रिपिटल फोर्स। ये मैंने आपको पढ़ाया था। फिर मैंने लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर सेंटर के तरफ एक फोर्स लग रहा है तो हम लोगों को सेंटर की तरफ गिर जाना चाहिए, बट क्या हम लोग गिरते हैं? नहीं। तो इसका मतलब है कि गिरने से बचाने के लिए कोई एक अलग फोर्स जरूर लग रहा होगा जो सेंट्रिपिटल फोर्स को काउंटर बैलेंस करेगा। ओके, क्या मैंने बोला? जो एक सेंट्रिपिटल फोर्स को बैलेंस करने के लिए अलग से काउंटर बैलेंस करने के लिए एक फोर्स लगेगा, उसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो दोस्तों हम लोग क्या जानते हैं कि अगर मैं आपको इस फिगर ड्रॉ कर देता हूं, देखिए ये आपका सर्कुलर पाथ था। ओके, सर्कुलर पाथ में आप ट्रेवल कर रहे थे, तो इस सर्कुलर पाथ का जो सेंटर होगा ना, इसके तरफ आपको फोर्स लगता है। यहां पर सपोज ये आपका रोड था, आप इस रोड से चलना चालू किया, आप इधर मुड़ने लगे, तो इसका सर्कुलर पाथ का ये सेंटर हो गया, इसके तरफ फोर्स करेगा। तो दोस्तों जो फोर्स आपको इस तरह से खींच रही थी सेंटर के तरफ, तो इसको हम लोगों ने बोला था सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अब एक नया फोर्स आया काउंटर बैलेंस करने के लिए। वो क्या कर रहा है कि इस सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस कर रहा है, मतलब कि ऑपोजिट में इस तरह से फोर्स लगेगा, और इस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन आपको इस तरीके का जो एग्जाम्पल होगा ना, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसे देखिए आपका पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, इन एन एटम द इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ फॉर व्हिच द सेंट्रिपिटल फोर्स इज obtained from the electrostatic force of attraction on the negatively charged electron by the positively charged nucleus। देखिए ये आपका एक एटम है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस हो गया, ये हो गया इलेक्ट्रॉन का पाथ। तो इस जगह पे इलेक्ट्रॉन है, इसका चार्ज पॉजिटिव, तो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि इलेक्ट्रॉन जाकर न्यूक्लियस में जाकर गिर गया? क्या ऐसा आपने कभी सुना है? नहीं। क्यों नहीं सुना है? क्योंकि इस जगह पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो काम कर रहा है उसको अंदर खींचने के लिए। इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव पार्टिकल है और न्यूक्लियस एक पॉजिटिव पार्टिकल है,
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन फोर्स। तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अंदर जाना चाहेगा लेकिन कभी भी जाता नहीं है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि इसके बाहर में एक बाहर तरफ आउटसाइड, इसको बोलते हैं हम लोग रेडियली आउटवर्ड। ये फोर्स कैसे लगता है? ये फोर्स था, आपको डायरेक्शन क्या थी, सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन क्या थी, रेडियली इनवर्ड। तो रेडियली आउटवर्ड में एक आपको फोर्स लग रही है जिसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है दोस्तों, चलिए ये हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसी से बचाता है, ये दोनों जब आपस में बैलेंस रहेगा तो ये अपना पाथ में मूव करता रहेगा। ठीक है, सेम चीज वही होती है, कोई प्लैनेट सन के चारों तरफ घूम रही है तो क्या सन में जाके गिर जाती है? नहीं। तो सेम कॉन्सेप्ट यही है। थर्ड पॉइंट में देखिए बोला है मून अराउंड मूव करता है, अर्थ के अराउंड मूव करता है मून। तो मून भी क्या जाके अर्थ में जाके गिर जाता है क्या? नहीं। उसका भी रीजन सेम। कोई भी स्टोन अगर टायर्ड है स्ट्रिंग से, व्हील्ड इन अ सर्कुलर पाथ, होल्डिंग इट्स अदर एंड ऑफ द हैंड, द टेंशन इन द स्ट्रिंग प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। इफ दिस फोर्स इज नॉट प्रेजेंट, द स्टोन विल नॉट टर्न टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो ये सब देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स का एक था। तो इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स में कौन था? सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा था जब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस था। तो जब आपको प्लैनेट और अर्थ था, प्लैनेट या फिर सन था, तो प्लैनेट और सन के बीच में क्या फोर्स लग रहा था? ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स इस केस में। उसी तरह से मून और अर्थ में भी। ठीक है, जब स्ट्रिंग वाली केस आई तो जब हम उसको टाई कर दिए कोई स्ट्रिंग को एक स्टोन से, तो और इस तरह से उसको जब हम लोग मूव करेंगे तो उस स्ट्रिंग में एक टेंशन लगेगा, एक फोर्स लगेगा। किधर? अंदर की तरफ। ओके, तो क्या वो अंदर की तरफ आ जाता है? नहीं, अंदर की तरफ नहीं आता है। लेकिन आपको ध्यान होगा कि कभी भी मान लो आप इसको ऐसे स्ट्रिंग को पकड़ के आप घुमा रहे हो, तो मान लीजिए कोई ऐसा प्लेस आया जिस जगह क्या हो गया कि ये ब्रेक हो गया। तो ब्रेक होने से क्या होता है, ये वाला इधर मूव कर जाता है स्टोन। और कौन से पाथ में जाता है ये? इसको बोलते हैं टेंजेंशियल पाथ। देखिए ये अगर आपका सर्कल है तो इसके अलॉन्ग ये क्या होगा? टेंजेंट ही होगा ना। तो किसी भी साइड में किसी भी पॉइंट में अगर वो ब्रेक करेगा तो टेंजेंट बन जाएगा। ओके, तो ये है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। चलिए अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का आपको डेफिनेशन दे रखा है। क्या दिया है? ए फोर्स एज्यूम्ड बाय द ऑब्जर्वर मूविंग within the body to act on a body in the direction away from the center of the circular path. Exactly. Centripetal force क्या होता था कि inside the circular path, towards inward, towards the center of the circular path. But centripetal force क्या होता? Centripetal force क्या होता है? Outside, radially outward, away from the center of the circular path. ये होता है centrifugal force. और ये कोई ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व करती है अपने आप को। एक्चुअली में ये रियल फोर्स है नहीं। देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स रियल फोर्स है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक रियल फोर्स नहीं है। मतलब ये एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता है। इट इज अ फिक्सियस फोर्स। इसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि ऐसा हो रहा है। आपको मैं एक एग्जांपल अभी दिखाता हूं। इस जगह पे एग्जांपल आपको जो एक्सपेरिमेंट किया हुआ है आप देखिए इस बुक में, मैं इस जगह दिखाता हूं। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बोला कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ये एक नॉन रियल फोर्स है। इट इज अ फिक्सियस फोर्स। इट इज नॉट अ रियल फोर्स। वो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता। वो कोई ऑब्जर्वर महसूस करेगा, फील करेगा। ओके, तो इस केस में होता क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड दोनों सेम होता है। जैसे मान लीजिए कि रेडियली इनवर्ड अगर 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा और इसको बाहर की तरफ 100 न्यूटन लगा के छोड़ देगा। ठीक। दूसरा चीज
आपको सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अलग होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स आपको लगेगा रेडियली इनवर्ड, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा आपको रेडियली आउटवर्ड। एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ नॉन फिक्सियस फोर्स, इट इज नॉट अ रियल फोर्स। ओके, चलिए ये हो गया। अब देखिए मैं आपको वो एक्सपेरिमेंट जो आपको दिया हुआ है दोस्तों, ये मैं आपको उसका पूरा कंक्लूजन पूरा मैं आपको बताता हूं क्या लिखा हुआ है, ठीक है। रीड करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको टोटल जो स्टोरी दे रखी है उस जगह मैं आपको बता देता हूं। देखिए वो क्या बोला है, वो जो एक्सपेरिमेंट आपको दे रखा है बुक में, ये एक्चुअली बताना चाह रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज एक्चुअली अ रियल फोर्स और अ फिक्सियस फोर्स। देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज रियल और फिक्सियस फोर्स। एक्सप्लेन। ठीक, देखिए दोस्तों एक प्लेग्राउंड है, और वो प्लेग्राउंड का फ्रेम ऐसा है कि वो मूव करने वाला प्लेग्राउंड है। ओके, देखिए तो आप सपोज कर लीजिए कि प्लेग्राउंड है, या फिर आपने देखा होगा जैसे कि पहले के जमाने में जो मिट्टी के बर्तन बनते थे, वो एक व्हील होता था, उस व्हील के ऊपर मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। तो आप लोगों ने देखा नहीं होगा क्योंकि वो बहुत साल पुराने वो सब खत्म हो गए हैं, बट एक्चुअली आज भी है कहीं कहीं, जब दिवाली वगैरह होती है, दिया हुआ बनता है, तो वो चीज यूज होती है। तो अगर आपने नहीं देखा तो आपने ये तो देखा होगा, जो बचपन में हम लोग खेलते थे, सपोज इस जगह पे हिंज किया हुआ है एक बड़ा सा व्हील, ओके, और इस व्हील से हम लोगों ने एक स्ट्रिंग को टाई किया और दूसरे एंड को हम लोग टाई कर दिया एक बॉल को। दिस इज अ बॉल, ओके, इस बॉल को टाई कर दिया हम लोगों ने एक स्ट्रिंग से, और ये है क्या, ये एक व्हील है जो रोटेट करने वाला है। ठीक, अब देखिए तो इसमें हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जब ये स्टेशनरी था व्हील, तो आपको ये बॉल भी स्टेशनरी होगा, दोनों केस में क्या होगा, स्टेशनरी, तब इस स्ट्रिंग में कोई टेंशन नहीं लगेगा। लेकिन जब हम इसको घुमाने लगेंगे तो स्ट्रिंग ऑटोमेटिकली टाइट हो जाएगा। स्ट्रिंग क्या ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, और ये अपना मैक्सिमम डिस्टेंस तक चला जाएगा जहां तक स्ट्रिंग की लेंथ है, और उसमें क्या लगेगा, एक टेंशन लगेगा। तो जब ये घूमना चालू कर दिया तो हम लोगों ने क्या किया कि इस जगह पे एक पर्सन P1 रख लिया, एक पर्सन को यहां खड़ा कर दिया आउटसाइड द फ्रेम, और एक पर्सन को हम लोगों ने इसी व्हील के ऊपर यहां पर खड़ा कर दिया P2। तो जब मैंने इस पर्सन को बोला कि आप देखिए कि इसका जो पाथ है वो कैसा है, इसका जो मोशन है बॉल का वो कैसा है, तो ये क्या बोला कि इस स्टोन का या फिर इस बॉल का जो पाथ है वो क्या है, सर्कुलर है, इस तरह वो मूव कर रहा है, सर्कुलर है। बट मैंने अगर इसको बोला, इस प्लेस में आया तो मैंने इसको बोला कि आप देखो कि आपके अकॉर्डिंग इस बॉल का मूवमेंट कैसा है, तो इसने बोला कि ये तो रेस्ट में है, क्योंकि ये पर्सन भी फ्रेम में है, सेम फ्रेम में है, और ये बॉल भी सेम फ्रेम में है। तो इसे क्या लगेगा कि ये जब बॉल यहां आ गई तब भी P2 यहां पर आ गया, P2 डैश, फिर जब बॉल यहां आ गई तो ये P2 डबल डैश यहां पर आ जाएगा। ओके, तो मतलब कि इसके अकॉर्डिंग ये कांस्टेंट में आ गया, मतलब पर्सन बोल रहा है कि ये बॉल क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, ये क्या बोला, एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ये बोला है कांस्टेंट है। अब जब मान लीजिए कोई ऐसा केस आया, क्या हो गया, जिस जगह पे स्ट्रिंग ब्रेक कर गया, मान लीजिए ये स्ट्रिंग क्या हो गया, इस जगह पे ब्रेक कर गया, तो स्ट्रिंग ब्रेक कर गया
तो इस जगह से कहां जाएगा वो बॉल, ऐसे आएगा, ठीक है। तो पर्सन कहां खड़ा था, इस जगह पे खड़ा था, ठीक। फिर जब इस जगह पे वो आके जब इस साइड, आपको आप फिगर में देख लीजिए, आप फिगर में देखिए, आपको फिगर के अकॉर्डिंग बताते हैं तो आपको अच्छे समझ में आएगा। फिर देखिए जब ये बॉल यहां से इस जगह पे आएगा, देख लीजिए फिगर 1.46, जब इस जगह पे आया तो ये आदमी कहां आएगा, थोड़ा सा ये मूव किया ना, ये व्हील इधर मूव किया, तभी तो ये यहां से यहां आया ना, तो ये पर्सन कहां आ जाएगा, इसके अकॉर्डिंग लाइन में आएगा। फिर जब ये यहां पर आया तो पर्सन ये इस लाइन में आ गया। फिर जब ये यहां पर आया तो पर्सन ये इस लाइन में अकॉर्डिंग आ गया, P2। तो इसको देखने से आपको क्या लग रहा है कि टूटने के बाद बॉल का मूवमेंट और इस पर्सन का मूवमेंट दोनों क्या है, रेडियल डायरेक्शन में है, रेडियस का डायरेक्शन में है, ठीक है। देखिए ये बॉल, ये पर्सन, रेडियस है ना, अच्छा ये बॉल, ये पर्सन, रेडियस, फिर ये बॉल, ये चीज, रेडियस, फिर ये बॉल इस जगह पे पर्सन कहीं यहां पर होगा, रेडियस। तब इस आदमी ने बोला कि अच्छा अब हो सकता है कि इस बॉल के ऊपर एक रेडियली आउटवर्ड फोर्स लग रहा है जो इसको आउटसाइड जाने में मजबूर कर दिया जब स्प्रिंग ब्रेक हो गया तब। तो इस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि इस बॉल में एक बाहर की तरफ फोर्स लगता है, रेडियली आउटवर्ड। दोस्तों रेडियली आउटवर्ड मैंने क्यों बोला, क्योंकि देखिए ये आपका बॉल है, ये आपका रेडियस हो गया, यहां पर्सन तो रेडियली आउटवर्ड, ये आपका बॉल, इस जगह पर्सन तो रेडियली आउटवर्ड, ये रेडियस के लाइन में है। अब देख लीजिए सारा रेडियस के लाइन में है। तो इस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि अब इस जगह पे क्या है, रेडियली आउटवर्ड बोल के एक फोर्स है और इसी फोर्स को नाम दिया जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब देखिए कंक्लूजन में यहां पर दिया रखा है क्या, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नॉट अ रियल फोर्स, इट इज अ फिक्सियल फोर्स, द ओनली फोर्स इन्वॉल्वड हियर इज द फोर्स ऑफ टेंशन, जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। फोर्स ऑफ टेंशन ही एक रियल फोर्स है, मैंने बताया आपको। टेंशन इन द स्ट्रिंग एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, a force which really does not exist but is considered to describe or understand a certain motion, जिसको हम लोग समझ सकते हैं, किसी मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, ब्रीफ कर सकते हैं, तो उसी को हम लोग बोलेंगे फिक्सियस फोर्स। तो दोस्तों ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, आपको फिक्सियस फोर्स, इट इज नॉट अ फिक्सियल फोर्स। तो मैं आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज में बता देता हूं कि सेंट्रीपिटल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है, ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ये आप लोग 11th क्लास में हाई स्टैंडर्ड में पढ़ोगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है, mv²/r, मास ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ओके, r क्या है, रेडियस ऑफ द पाथ, और सेम होगा सेंट्रीफ्यूगल का भी, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या होता है, दोनों का सेम होता है, बस डायरेक्शन क्या होती है, अलग होती है। तो दोस्तों ये आपका था पार्ट सी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आपको पार्ट सी मैंने अच्छे से एक एक पॉइंट करवा दिया है। आपका जो एक्सरसाइज और न्यूमेरिकल वगैरह जो भी दिया हुआ है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, आपको सारे अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे, सारा आंसर आपको अंदर में दिया हुआ है। ओके चलिए अब हम लोग नेक्स्ट शुरू करेंगे, हमारा फिजिक्स का चैप्टर खत्म हो गया, अब हम लोग नेक्स्ट शुरू करेंगे एक केमिस्ट्री का चैप्टर। ओके मैथमेटिक्स हमारा चल रहा है, मैथमेटिक्स में हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन को कंप्लीट कर रखा है, तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे, फैक्टराइजेशन देख लेंगे या फिर पॉलिनोमियल देख लेंगे, कुछ एक देख लेंगे। ओके चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मेहनत करते रहिए। वीडियो अगर पसंद आया तो आप लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।